नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी तक हम छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास के वीडियो सीरीज देख रहे थे, जिसमें 5 वीडियो मैंने बना चुका है। ठीक है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी इसके लिए बन गया है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास को लेकर 2025 वर्ष के लिए। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारा एग्जाम आने वाला है। अभी 27 जुलाई को ही आबकारी आरक्षक का एग्जाम होने वाला है। तो यह जो वीडियो है, यही सब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, ताकि आपका रिवीजन जो है और अच्छा हो जाए। देखिए, यह जो वीडियो है, इसका उद्देश्य आपका रिवीजन को और अच्छा बनाना है। ठीक है, यदि आप अभी तक ठीक से नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार जरूर पढ़िएगा, और उसके बाद यदि आप इस वीडियो को देखते हो ना, तो आपको और ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए, सोमवार से शुक्रवार तक मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक, तो सप्ताह में कुल 5 वीडियो आने वाला है छत्तीसगढ़ इतिहास को लेकर। ठीक है, तो ये जो वीडियो जो होगा, ये 6वां वीडियो होगा, और इस तरह से आपको शुक्रवार तक कुल 5 वीडियो और मिलेंगे सप्ताह का। ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ स्थानीय राजवंश को लेकर, जिसमें यह जो है तीसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, किस काकतीय शासक को चालकी वंश राजा कहा गया है? देखिए, काकतीय शासक की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है अन्नम देव को जो है चालकी वंश कहा गया है, क्योंकि ये जो है चालुक्य वंश से संबंधित है, और यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में आकर शासन किए, और छत्तीसगढ़ में इन्होंने छिंदक नाग वंश शासक को जो है पराजित करके जो है शासन संभाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा के शासक ने किस काकतीय शासक को रथपति की उपाधि दिया था? तो किस काकतीय शासक को जो है रथपति की उपाधि प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम देव। देखिए, पुरुषोत्तम देव जो है ये पद यात्रा करते हैं, और ओडिशा के पुरी स्थित जो है जगन्नाथ पहुंचते हैं, और जगन्नाथपुरी से वापस जब छत्तीसगढ़ लौटते हैं बस्तर की ओर, तो इन्हें जो है ओडिशा के शासक के द्वारा जो है 16 पहिए का रथ प्रदान किया जाता है, और साथ ही साथ इन्हें जो है रथपति का उपाधि इसी के साथ प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पुरुषोत्तम देव जो है बस्तर आते हैं, बस्तर आने के बाद जो है बस्तर में रथ यात्रा का प्रारंभ होता है। ठीक है, जो अभी हमने हाल ही में देखा। साथ ही साथ रथ यात्रा के बाद यदि बात करते हैं तो गोंचा पर्व का भी आयोजन इसी के कार्यकाल में प्रारंभ होता है, और बस्तर में जो है बस्तर का मड़ई जो है इसी के कार्यकाल में हम प्रारंभ होते देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओडिशा के शासक जो पुरुषोत्तम देव को जो है रथपति की उपाधि प्रदान करते हैं, है ना, साथ ही साथ इन्हें 16 पहिए का जो है रथ प्रदान भी करते हैं। ठीक है, इसी रथ के माध्यम से जो है पुरुषोत्तम देव जो है पुरी से वापस बस्तर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदोता से राजधानी स्थानांतरित कर बस्तर को राजधानी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मंदोता से राजधानी स्थानांतरित कर बस्तर को राजधानी बनाने का श्रेय जो है पुरुषोत्तम देव को दिया जाता है। तो देखिए, मंदोता की यदि हम बात करते हैं तो ये मंदोता जो है काकतीय वंश का जो है प्रारंभिक राजधानी था। ठीक है, याद रखिएगा, मंदोता जो है प्रारंभिक राजधानी था, और इसके बाद जो है मंदोता से जो है राजधानी परिवर्तन होता है, और राजधानी परिवर्तन कहाँ होता है? तो चक्रकोट यानी कि बस्तर में। तो इसको परिवर्तन करने वाले जो है ये है पुरुषोत्तम देव। ठीक है, इसके बाद यदि हम राजधानी परिवर्तन की बात करते हैं तो राजधानी परिवर्तन जो है चक्रकोट के बाद जो है बस्तर आता है, और बस्तर राजधानी बनाने का श्रेय जो है दिक्पाल देव को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बस्तर से राजधानी जो है जगदलपुर पहुंचता है, और जगदलपुर को राजधानी बनाने का श्रेय जो है दलपत देव को मिलता है। तो इस तरह से जो है काकतीय वंश में जो हम राजधानी परिवर्तन को देखते हैं, सर्वप्रथम मंदोता प्रारंभिक राजधानी थी, उसके बाद चक्रकोट, फिर बस्तर और फिर जगदलपुर। तो इस क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, बस्तर को राजधानी बनाने का श्रेय की यदि हम बात करते हैं तो चूंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे बस्तर की जगह पे चक्रकोट होना चाहिए था, क्योंकि मंदोता के बाद जो राजधानी स्थानांतरित होता है वो है चक्रकोट। तो पुरुषोत्तम देव याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिक्पाल देव नहीं है, तो हम इसी के आधार पर इसको पढ़ेंगे पुरुषोत्तम देव को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक की सेना ने गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना को पराजित किया है? यदि हम इसकी बात करते हैं तो प्रताप राजदेव के द्वारा जो है गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना को पराजित करने का श्रेय प्राप्त है। याद रखिएगा, प्रताप राजदेव। तो प्रताप राजदेव जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना को पराजित करता है, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है फिर से वापस जो है बस्तर पे शासन करने के लिए छल प्रपंच अपनाया जाता है। इसी के तहत जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है जयपुर के शासक, याद रखिएगा,
जयपुर के शासक के द्वारा सहायता लिया जाता है और इनका यह कोशिश रहता है कि किसी भी प्रकार से जो है काकतीय वंश को पराजित किया जा सके या उसे कमजोर किया जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रण प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण करने वाला शासक है। यदि हम प्रण प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि की धारण बात करते हैं तो इस उपाधि को धारण करने वाले जो है राजपाल देव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, राजपाल देव के द्वारा जो है एक और उपाधि धारण किया जाता है, इसे बोला गया है रक्षपाल देव। ठीक है, तो रक्षपाल देव की उपाधि धारण की है, साथ ही साथ जो है प्रण प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि भी धारण की है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर को छोड़कर जगदलपुर राजधानी स्थानांतरित किस शासक के शासन काल में हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया बस्तर को छोड़कर जो है जगदलपुर राजधानी बनाने वाले जो है ये है दलपत देव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दलपत देव। यदि हम बात करते हैं राजधानी परिवर्तन का, तो राजधानी जो है इन्होंने 1770 में परिवर्तित करते हैं। क्यों करते हैं, तो देखिए इसके शासन काल में जो है घोषला आक्रमण होता है और जो है नीलूपन के द्वारा जो है असफल प्रयास किया जाता है। ठीक है, नीलूपन बस्तर में आक्रमण करते हैं क्योंकि वो असफल हो जाते हैं और इसी के साथ साथ जो है दलपत देव जो है बस्तर को छोड़कर जगदलपुर को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वैष्णव धर्म। ठीक है, तो सरबपुरी राजवंश का जो राजधर्म था वो है वैष्णव धर्म। और सरबपुरी वंश की जब हम बात करते हैं तो ये वंश जो है परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। याद रखिएगा, परम भागवत की उपाधि जो है ये धारण करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्तंभराज एवं नंदराज का जानकारी कहाँ से मिले, मृदभान से होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कुलिया अभिलेख। तो कुलिया अभिलेख की जब बात करते हैं ये बालोद जिला में पड़ता है। तो बालोद जिला के कुलिया अभिलेख में जो है स्तंभराज और नंदराज की जानकारी मिलती है। और यदि हम इस कुलिया अभिलेख की बात करते हैं तो इस कुलिया अभिलेख में हम यह जानकारी मिलती है कि वेंगी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम ने नल वंश पर आक्रमण किया था। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कीर्तिवर्मन का, तो ये कीर्तिवर्मन जो है स्तंभराज और नंदराज इन दोनों के शासन काल में जो है नल वंश पर आक्रमण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वाष्टा देवी ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हर्षगुप्त। ध्यान रखिएगा, हर्षगुप्त के शासन काल में जो है रानी वाष्टा देवी के द्वारा जो है सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया जाता है और ये जो है पांडु वंश से संबंधित है। देखिए यदि हम बात करते हैं हर्षगुप्त का, तो ये जो है प्राक महेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। इनका विवाह जो है रानी वाष्टा देवी के साथ होता है जो कि मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री है। और इनके मृत्यु के बाद जो है इनकी पत्नी के द्वारा जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया जाता है और इसका पूर्ण निर्माण जो है महाचंद्रगुप्त बालार्जुन के काल में किया जाता है। यदि हम इस मंदिर की बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर का, तो यह मंदिर जो है लाल ईंटों से निर्मित नागर शैली में बना है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है और मंदिर की प्रशस्ति रचना जो है कवि शान के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए कितने बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वत द्वारक वंश के शासक किस देवी के उपासक थे। यदि हम पर्वत द्वारक वंश की बात करते हैं तो ये जो है स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। और यदि हम इस वंश के प्रमुख शासक की बात करते हैं तो दो प्रमुख शासक दिखाई देता है। पहला जो है सोमन राज और दूसरा जो है तुष्टिकर। ठीक है, तो सोमन राज और तुष्टिकर जो है इस वंश के प्रमुख शासक है और इसकी जो जानकारी जो है 13 सिंघा ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। यदि हम 13 सिंघा ताम्रपत्र की बात करते हैं तो ये तुष्टिकर की है। ठीक है, और इसके यदि हम शासन क्षेत्र की बात करते हैं तो देवभोग गरियाबंद जो है इसका शासन क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। तो कोसलाधिपति की उपाधि धारण करने वाले पांडु वंश के शासक जो है महाशिव तिवर्देव। तो महाशिव तिवर्देव जो है कोसलाधिपति और साथ ही साथ सकल कोसलाधिपति की उपाधि भी धारण की है। तिवर्देव के उपाधि जो मिला है वो है महाशिव, तो इसका एक उपाधि भी है महाशिव। यदि हम महाशिव तिवर्देव की बात करते हैं तो ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है, तो वैष्णव धर्म से। देखिए यदि हम बात करते हैं कोसलाधिपति की उपाधि का, तो यह जो साक्ष्य है हमें राजमुद्रा से प्राप्त होती है। और वही सकल कोसलाधिपति की बात करते हैं तो सकल कोसलाधिपति की साक्ष्य जो है हमें अभिलेखों में प्राप्त होता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? यदि हम राजीव लोचन मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो यह जो है पंचायतन शैली में निर्माण किया गया है। इसका निर्माण काल की बात करते हैं तो 700 से 725 ईस्वी के मध्य जो है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया है। राजीव लोचन मंदिर जो है ये राजिम में है, राजिम की जिला में पड़ता है, तो गरियाबंद जिला में पड़ता है। और यदि हम भगवान की बात करते हैं तो यह मंदिर जो है भगवान विष्णु से संबंधित है। और यदि हम इसकी जीर्णोद्धार की बात करते हैं तो याद रखिएगा पृथ्वी देव द्वितीय के सामंत जो है जगतपाल के द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार किया जाता है। ठीक है, तो सामंत भी बोला जाता है, कई बार हम सेनापति भी देखते हैं, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सिरपुर के पांडु वंश के महाश्रीगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन की धर्म की बात करते हैं तो ये शिव भगवान को मानने वाले थे, शैव धर्म से संबंधित है। हालांकि यदि हम पांडु वंश की बात करते हैं तो ये पांडु वंश जो है वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है ये शिव धर्म के, शैव धर्म के उपासक थे। इसका अभी उत्तर हो जाएगा नंबर सी, शैव धर्म। ठीक है, यदि हम महाशिवगुप्त बालार्जुन की बात करते हैं तो इस समय जो है छत्तीसगढ़ जो है स्वर्ण काल कहलाता था। ठीक है, इस समय जो है सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सेन द्वारा नष्ट पुष्करी को फिर से किस नलवंशी शासक ने बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभराष्ट्र द्वारा। देखिए वाकटक वंश और नल वंश के मध्य जो है काफी लंबे समय तक युद्ध को हम देखते हैं। ठीक, और यदि हम बात करते हैं वाकटक वंश का, महेंद्र और नल वंशी शासक व्यागराज को जो है समुद्रगुप्त पराजित करते हैं। वही नलवंशी शासक भवदत्त वर्मा जो है नरेंद्र सेन को पराजित करते हैं और नंदीवर्धन को है तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, फिर इसका बदला लेने के लिए पृथ्वी सेन जो है अर्शपति भट्टारक को पराजित करते हैं और पुष्करी को तहस नहस करते हैं। फिर इसी पुष्करी को जो है पुनः बसाकर स्कंद वर्मा जो है नई राजधानी बनाते हैं और साथ ही साथ जो है देवसेन जो कि वाकटक वंश के शासक थे उसे पराजित करते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से है वाकटक वंश और नल वंश के बीच जो है सत्ता के लिए संघर्ष हुआ है, इसे आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शासक नलवंशी नहीं है? यदि हम नलवंशी शासक की बात करते हैं तो भीमसेन देव, पृथ्वी व्याघ्र, पृथ्वीराज ये तीनों हैं, लेकिन पृथ्वी सेन की बात करते हैं तो ये वाकटक वंश के शासक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न नलवंशी शासकों को उनके द्वारा किए गए शासन के अनुसार जमाइए। तो उनके द्वारा किए गए शासन के अनुसार जब जमाते हैं तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो ये आता है व्याघ्रराज। ठीक है, उसके बाद वृषभराज, फिर वराहराज और फिर भवदत्त वर्मा। तो सबसे पहले व्याघ्रराज आएगा। ठीक है, उसके बाद वृषभराज, फिर वराहराज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नल वंश के शासन में मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? यदि हम मंत्री की बात करते हैं तो इस समय जो मंत्री को जो है पेगडा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 क्या है? लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, यदि हम लक्ष्मण मंदिर की बात करते हैं तो लक्ष्मण मंदिर जो है ये सोम वंश से संबंधित है। भोरमदेव मंदिर की बात करते हैं तो ये खड़ी नागवंश से संबंधित है। शिव मंदिर बारसूर जो है सिंधक नागवंश से संबंधित है और शिव मंदिर पाली जो है ये कलचुरी वंश से संबंधित है। हालांकि देखिए शिव मंदिर पाली जो है इसे जो है मानवंश के शासक विक्रमादित्य के द्वारा जो है बनाया गया था, लेकिन कलचुरी शासक के द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार किया गया है, इसे याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखिए, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ है? तो देखिए किस शासन के कार्यकाल में हुआ है? तो भोरमदेव मंदिर जो है ये हरिनाग वंश के कार्यकाल में हुआ है और इसका जो है निर्माण करता है ये गोपाल देव है। ठीक, यदि हम भोरमदेव मंदिर की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि गोपाल देव के कार्यकाल में इसका निर्माण किया गया था, जिसका निर्माण वर्ष कई बार देखिए एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 1089 ईस्वी है। किस स्थान पर है? तो छपरी के निकट चौरा ग्राम जो कि कबीरधाम जिला में पड़ता है। किसके द्वारा किया गया है? तो लक्ष्मण देव राय के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जो कि छपरा के प्रतिमा लेख से इसकी जानकारी मिलती है। वंश तो खड़ीनाग वंश है। शैली की बात करते हैं तो देखिए नागर शैली, चंदेल शैली या सप्तभूमि शैली की बात कीजिए, सब एक ही है। ठीक है, इसे जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। देखिए भोरमदेव मंदिर यहाँ की कलाकृतियों एवं मूर्तियों के कारण जो है कला तीर्थ भी कहलाता है। तो एक बार जो है एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया कि भोरमदेव मंदिर का निर्माण जो है 1089 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है, जिसे जो है 11वीं शताब्दी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सरव राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सरव राजवंश का संस्थापक जो है सरवराज को माना जाता है। देखिए, यदि हम सरवराज की बात करते हैं तो इसका शासनकाल जो है 5वीं-6वीं शताब्दी है। इसकी 3 राजधानी हमें देखने को मिलता है। सरवराज की राजधानी जो है सरवपुर, प्रसन्नमात्र की राजधानी मल्हार, जिसे पहले प्रसन्नपुर कहा जाता था, और प्रवरराज प्रथम की राजधानी जो है सिरपुर या सिंह। इसके अन्य नाम है वंश का अमरारीपुर या अमराजपुर। राज चिन्ह जो है गजलक्ष्मी है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। उपाधि जो है परम भागवत की रखते हैं। इसका जो साक्ष्य जो हमें मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ताम्रपत्र की बात करते हैं तो पूर्व ताम्रपत्र जो है नरेंद्र के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। तो इतना आप याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सरपुर वंश की राजधानी की बात करते हैं तो देखिए, अभी हमने 3 राजधानी की बात किया था, जिसमें से सरवपुर, प्रसन्नपुर और श्रीपुर, ये 3 राजधानी है। तो यहाँ पे जब बात करते हैं सरवपुर, तो यहाँ पे राजधानी सरवपुर है, ठीक है। क्योंकि सिरपुर को उस समय श्रीपुर कहा जाता था, शायद इसलिए इसका आंसर सिरपुर नहीं लेंगे, सरवपुर लेंगे, ठीक है, जो कि ज्यादा सटीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरवराज का उल्लेख किसके स्तंभ लेख में किया गया है? यदि हम सरवराज का उल्लेख की बात करते हैं तो इसका जो उल्लेख जो है भानुगुप्त का जो है एरन अभिलेख में मिलता है। तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है 510 ईस्वी से संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो देखिए, यदि हम बात करते हैं तो राजर्षि तुल्यकुल वंश, सरवपुरी वंश, पांडु वंश और नल वंश, इन चारों की जब हम बात करते हैं तो राजर्षि तुल्यकुल जो है सर्वप्रथम था। यदि हम छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश की बात करते हैं, ठीक, तो स्थानीय राजवंश में एक ट्रिक है, याद रखिएगा, रानस पाशोबा, ठीक। तो रा से हो जाएगा राजर्षि तुल्यकुल, ना से नल वंश, सा से सरवपुरी वंश, पा से पांडु वंश, सो से सोमवंश और बा से वाण वंश। तो ये स्थानीय राजवंश है छत्तीसगढ़ का, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया? प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना जो है प्रसन्नमात्र के द्वारा जो है किया गया है। सही उत्तर जाएगा प्रसन्नमात्र, ठीक। यदि हम प्रसन्नपुर की बात करते हैं तो इसे वर्तमान में जो है मल्हार कहा जाता है, जो कि बिलासपुर जिला में पड़ता है। और ये जो है, यदि हम नदी की बात करते हैं तो नीलम नदी के तट पर इसे बनाया गया था। वर्तमान में इसी नीलम नदी को जो है लीलागढ़ नदी भी कहा जाता है, ठीक। स्थापत्य कला की हम बात करते हैं तो जेठानी मंदिर का निर्माण इसी के काल में हुआ है, जो कि कालागांव में स्थित है। और इस राजा के द्वारा जो है स्वर्ण सिक्के भी चढ़ाया गया था, जो कि सिरपुर से हमें प्राप्त होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, देखिए पर डे जो है 30 क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, और ये जो है मंडे टू फ्राइडे रहेगा, ठीक है। साथ ही मैं और कोशिश करूंगा तो और भी दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक। तो नीलम नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलागढ़, ठीक। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो जो है आपको हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।